क्या हुआ जब ये जमीन रहने के लायक ना रही और इंसान अपने लिए एक नई दुनिया तलाश करने खला में चला गया, और वो कौन सी दुनियावी मखलूक थी जो इस काम में उसकी मदद कर रही थी। ये मैं जिक्र कर रहा हूँ इंटरस्टेलर मूवी का, जिसमें ये सब कुछ दिखाया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी मूवी को डिस्कस करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिकंदर खालिद चौधरी और आज की इस वीडियो में हम इंटरस्टेलर मूवी को डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल SK डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टोरीज को। साल 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो कि इस कहानी पर बेस करती है कि हमारी ये जमीन मुस्तकबिल में इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं रहेगी। इंसान आहिस्ता आहिस्ता जमीनी बदलाव की वजह से जमीन से खत्म हो रहे हैं, जिन्हें अब यहाँ से बाहर निकाल कर किसी और शहर पर इंसानों को अपनी दुनिया में बसानी होगी। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? ऐसा करने पर इन्हें किन किन चैलेंजेस और परेशानियों को सामना करना पड़ेगा, ये इस फिल्म का असल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम इस फिल्म के अंदर इस्तेमाल होने वाले साइंस कॉन्सेप्ट हैं जो कि ज्यादातर थ्योरीज पर बेस करते हैं और कई माहिर स्पेस साइंटिस्ट की निगरानी के अंदर रखकर इस फिल्म के स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। इसीलिए स्पेस और साइंस लवर्स के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म है और मेरी खुद की मोस्ट फेवरेट भी। इसीलिए इन सब साइंस कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो के अंदर फिल्म की कहानी के साथ एक्सप्लेन करना एक समंदर को कुएं के अंदर बंद करने के बराबर है। मगर मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ हर एक जरूरी कॉन्सेप्ट यानी हर साइंस कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूं ताकि आप बेहतर तौर पर इस फिल्म को एंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी अर्थ के मौजूदा हालात से, जहां वक्त गुजरने के साथ साथ जमीन का माहौल मुसलसल बदल रहा है, जिससे आए रोज जमीन पर मिट्टी के तूफान आते रहते हैं। हवा के अंदर मिट्टी भी बढ़ गई है, जिससे फसलें तबाह हो रही हैं और इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। फिल्म के मेन कैरेक्टर या हीरो का नाम है कूपर, जो कि पहले नासा के अंदर एक पायलट था मगर अब एक किसान है और मकई की खेती करता है। घर में इसके साथ इसकी बेटी मर्फ, बेटा टॉम और इसके ससुर रहते हैं। मर्फ को अपने कमरे के अंदर अजीबोगरीब किस्म की चीजें महसूस होने लगती हैं। अक्सर इसके कमरे की किताबें गिरने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जानबूझकर कोई भूत इन किताबों को गिराकर कुछ कम्युनिकेट करने या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। और मर्फ ये बात कूपर को बताती है, लेकिन कूपर मर्फ को बताता है कि भूत वगैरह जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई ऐसी एक्टिविटी महसूस हो तो इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। एक रोज घर के अंदर मिट्टी का तूफान आने के बाद इस तूफान से घर के अंदर जो मिट्टी घुसती है वो उस किताबों के कमरे में जमीन पर एक खास किस्म के पैटर्न को बना देती है, जैसे वो कोई खुफिया किस्म का कोड हो, जिसे देखकर कूपर को पहली बार महसूस होता है कि ये कोई भूत नहीं है बल्कि ग्रेविटी का असर है। यहाँ इस साइंस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है जिसके मुताबिक ग्रेविटी ही सिर्फ एक ऐसी फोर्स है जो कि बाकी के तमाम डायमेंशंस के अंदर सफर कर सकती है। यानी अगर हमारी इस दुनिया के अंदर ही कोई और मखलूक मौजूद है मगर हम इसकी मौजूदगी को ना ही महसूस कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तब भी वो हमसे ग्रेविटी के जरिए सिग्नल देकर बातचीत कर सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। कूपर इस पैटर्न को देखकर ये जान लेता है कि ये एक बाइनरी कोड है जिसके अंदर एक लोकेशन का एड्रेस छुपा हुआ है, जहाँ पहुँचकर इसे पता चलता है कि ये नासा का एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर किसी खुफिया प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है डॉक्टर ब्रांड से, जो कि इसके पुराने प्रोफेसर थे। वो कूपर को ये बताते हैं कि हमारी ये जमीन मुस्तकबिल के अंदर इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसका माहौल मुसलसल बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से पौधे और इंसान मुसलसल खत्म हो रहे हैं। क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो इंसानों के लिए खुराक नहीं बचेगी और जानवरों के लिए चारा, और दूसरा जमीन का जहरीला एनवायरमेंट इंसानों की जान ले रहा है, जिन्हें बचाने के लिए इंसानों को जमीन से निकाल कर अपना नया घर स्पेस के अंदर ढूंढना होगा, वरना पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। वो मजीद बताते हैं कि इस काम के लिए कोई अनदेखी एलियन मखलूक हमारी मदद कर रही है, जिसने सैटर्न सितारे के पास आज से तकरीबन 48 साल पहले एक वर्महोल बना दिया ताकि हम किसी और गैलेक्सी के अंदर जाकर जमीन जैसे किसी घर को ढूंढकर इंसानों को बचा सके। अब दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर ये जान लें कि वर्महोल दरअसल क्या होते हैं। वर्महोल्स एक थ्योरी है जिसका कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दिया, जिसके मुताबिक कायनात में ऐसे पुरअसरार सुराख मौजूद हो सकते हैं जो कि एक पाइप की तरह वक्त के दो पहलुओं को आपस के अंदर जोड़ते हैं। यानी कि इस पाइप के एक सिरे से दाखिल होकर जब आप इसके दूसरे सिरे से निकलेंगे तो लाखों करोड़ों या अरबों किलोमीटर का फासला तय करके दूसरी साइड पर शॉर्टकट तरीके से पहुंच चुके होंगे। यानी कि जब इसके एक सिरे के अंदर दाखिल होकर हम इसके दूसरे सिरे से निकलेंगे तो कई अरबों साल का टाइम सिर्फ चंद लम्हों के अंदर हम तय कर चुके होंगे, जो कि हमारे लिए वक्त के दो पहलुओं को आपस के अंदर जोड़ रहा है।
और हम कई बिलियन लाइट ईयर का सफर बस चंद लम्हों के अंदर कर सकते हैं। लेकिन आज तक साइंस के अंदर वर्म होल्स को साबित नहीं किया गया, मगर इस फिल्म के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया। किसी अनदेखी मखलूक ने सैटर्न के पास इस वर्म होल को बनाया ताकि हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच सके जहां पर जमीन की तरह इंसानों के रहने लायक कुछ सियारा मौजूद हो। कहानी आगे बढ़ती है और डॉक्टर ब्रायन कूपर को बताते हैं कि हम पहले ही 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट को इस वर्म होल में भेज चुके हैं, जिनके पास जमीन पर सिग्नल भेजने वाली एक डिवाइस है जो कि इस वक्त सिग्नल देगी जब इन लोगों को जमीन के जैसा रहने लायक कुछ सियारा मिल जाएगा। लेकिन ये डिवाइस ये इन्फॉर्मेशन कि इस सियारे पर इंसान वाकई रह भी सकते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, ये सब डाटा नहीं भेज सकती। इस वक्त हमें सिर्फ 3 सिग्नल मिल रहे हैं जो कि 3 ऐसे मुख्तलिफ सियारों से आ रहे हैं जो गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के पास मौजूद है। इसलिए हम एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जिसे एंडोरेंस का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक हम 3 एस्ट्रोनॉट को इन सिग्नल वाले सियारों पर भेजेंगे ताकि वो ये तमाम डाटा लेकर जमीन पर वापस आ जाएं कि क्या वाकई इंसान वहाँ पर आबाद हो सकते हैं, इनमें से सबसे बेहतर सियारा कौन सा है, और तुम्हें बाकी 2 लोगों के साथ इस मिशन पर जाना होगा। अगर तुम्हें कोई ऐसा सियारा मिल जाता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। इंसानियत को बचाने के लिए पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं सालों से एक ऐसे फॉर्मूला इक्वेशन पर काम कर रहा हूँ जिसके मुताबिक अगर हम 5th डायमेंशन खास तौर पर ग्रेविटी को समझ गए तो हम जमीन की ग्रेविटी को कुछ देर के लिए रोक कर एक बड़े स्पेस स्टेशन पर इंसानों को इस सियारे पर शिफ्ट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस एंडोरेंस मिशन पर तुम्हें इंसानी एम्ब्रियोस को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा ताकि इस माहौल के अंदर यानी इस रहने लायक सियारे पर इनको रख कर रेस किया जाए ताकि इंसानों की नस्ल उस सियारे पर आगे बढ़ती रहे। कूपर इस मिशन पर राजी हो जाता है, मगर इसकी बेटी मर्फ इस बात पर नाराज हो जाती है कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसने उस कोड को समझ लिया है जो कि उसने डायरी में लिखा था और इसका मतलब है कि स्टे यानी कि रुक जाओ। लेकिन कूपर इसकी बात को नजरअंदाज करके इस मिशन पर रवाना हो जाता है जहाँ पर वो इस गारगेंटुआ नाम के ब्लैक होल और इसके आसपास मौजूद सियारों पर इस वर्म होल की मदद से पहुँचते हैं जहाँ से ये सिग्नल आ रहे थे। ब्लैक होल स्पेस टाइम के अंदर कर्व की वजह से बनते हैं। जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी तबई उम्र पूरी करके जब एक बड़े धमाके से फटकर खत्म होते हैं तो इसकी शदीद तरीन कशिश की वजह से ब्लैक होल वजूद में आते हैं। इसके किनारों पर शदीद तरीन कशिश की वजह से वक्त भी यानी कि टाइम भी स्लो हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। एंडोरेंस क्रू सबसे पहले इन 3 सियारों में से एक ऐसे सियारे पर जाने का फैसला करते हैं जो कि ब्लैक होल के सबसे ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुजारा गया सिर्फ 1 घंटा जमीन पर गुजारे गए 7 साल के बराबर होगा। कूपर चाहता है कि जल्दी से सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस सियारे का डाटा इकट्ठा करके घर वापस जाकर अपने बच्चों से दोबारा मिल पाए, मगर सिर्फ इस 1 घंटे के अंदर भी जमीन पर 7 साल गुजर चुके होंगे। एंडोरेंस पर इनका एक साथी रुक जाता है और डॉक्टर ब्रायन की बेटी, खुद कूपर और इनका एक और साथी जब इस सियारे पर उतरते हैं तो इन्हें यहाँ पर बस पानी ही पानी यानी चारों तरफ पानी से भरी हुई एक दुनिया नजर आती है जहाँ पर जिंदगी का वजूद बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जिन एस्ट्रोनॉट ने ये सिग्नल भेजे थे इनके जहाज का मलबा भी यहाँ पर मिलता है, जिसका रिकॉर्ड हासिल करने के चक्कर में ऊंची ऊंची पानी की लहरें इनके वापसी का रास्ता रोक लेती हैं, जिसकी वजह से इस सियारे पर एक नहीं बल्कि 3 घंटे का वक्त गुजर चुका होता है और इनके तीसरे साथी की इन लहरों की वजह से मौत हो जाती है। एंडोरेंस जहाज पर वापस आकर जब वो अपने साथी को देखते हैं जिसे वो यहाँ पर छोड़कर गए थे तो उसके लिए 30 साल का वक्त गुजर चुका था, क्योंकि ये जहाज ब्लैक होल से काफी दूर था और हमने पहले जाना कि इस सियारे पर जो कि ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब है, यहाँ पर गुजारा गया 1 घंटा इस ब्लैक होल से दूर मौजूद जगह के लिए 7 साल के बराबर होगा। इस दौरान कूपर अपने बच्चों के वीडियो पैगाम को भी देखता है जो कि अब बड़े हो चुके हैं। पानी वाले सियारे से मिलने वाले फ्लाइट रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ पर लैंड करते ही इन एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी, लेकिन जिस डिवाइस ने ये सिग्नल भेजे थे इन्हें जमीन पर पहुंचने में टाइम डायलेशन की वजह से कई साल लगे, लेकिन नासा को लगा कि शायद ये सिग्नल कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। 30 साल से मुसलसल फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से इनके जहाज एंडोरेंस के अंदर अब बहुत कम फ्यूल बाकी रह जाता है, इसीलिए अब वो बाकी बचे 2 सियारों में से सिर्फ एक पर ही जा सकते थे। सिग्नल से मिली इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि एक सियारा इंसानों के रहने लायक परफेक्ट जगह हो सकती है, लेकिन दूसरे सियारे से बहुत ज्यादा सिग्नल मिलने की वजह से वो वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जमीन पर कूपर की बेटी मर्फ बड़ी होकर अब साइंटिस्ट बन चुकी है। डॉक्टर ब्रायन अपनी मौत से पहले से बताते हैं कि दरअसल कोई प्लान ए एक्चुअल में था ही नहीं, वो अपनी इस इक्वेशन को पहले ही हल कर चुके थे, मगर इससे इंसानों को जमीन से बाहर भेजना मुमकिन नहीं। इसीलिए प्लान बी को पूरा करने के लिए एंडोरेंस क्रू को भेजा गया ताकि इंसानों के एम्ब्रियो से इंसानों की नस्ल को बचाया जा सके, यानी अब वो अपने बाप को कभी नहीं देख पाएगी।
ये राव जानकर मर्फ वीडियो मैसेज के अंदर ये बातें एंड्रास क्रू को बताती है और अपने बाप कूपर को कहती है कि उन्होंने इसे जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसके साथ साथ वो डॉक्टर ब्रांड की इक्वेशन पर मजीद काम करने लगती है, जिसके लिए उसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी के लिए क्वांटम डाटा की जरूरत थी, यानी कि इस ब्लैक होल के सेंटर की इंफॉर्मेशन का डाटा। दूसरी तरफ कूपर और डॉक्टर ब्रांड की बेटी इस दूसरे सियारे पर लैंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ये सियारा ब्लैक होल से काफी दूर है, जहाँ पर टाइम बिल्कुल नॉर्मल गुजर रहा है। यहाँ पर सिग्नल का पीछा करके इन्हें एक एस्ट्रोनॉट डीप स्लीप के अंदर मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने सैंड्रास जहाज पर ले आते हैं, जो बताता है कि इस सियारे पर कुछ परेशानियां तो जरूर है, मगर इंसान यहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। सो ये लोग मजीद छानबीन करने के लिए लैंडर के जरिए दोबारा सियारे पर उतरते हैं, लेकिन यहाँ पर उतर कर इन्हें पता चलता है कि इस एस्ट्रोनॉट ने जानबूझकर अलग डाटा बेचकर इंसानों को गुमराह किया, क्योंकि ये जगह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट ये चाहता था कि जमीन से इसे यहाँ पर कोई बचाने के लिए आए और ये सियारे पर मरने की बजाय घर वापस जा सके। ये कूपर के एक साथी को भी मार देता है और कूपर को भी मारने की कोशिश करता है, और इंडोरास पर बैठकर फरार होने की कोशिश के अंदर ये जहाज एक तरफ से तबाह होकर इस एस्ट्रोनॉट की जान ले रहता है, जिसके बाद बाकी बचे लोग एक तरफ से तबाहशुदा इंडोरास जहाज और लिमिटेड फ्यूल के जरिए इस तीसरे सियारे पर जाने का फैसला करते हैं, ये जानते हुए भी कि इस लिमिटेड फ्यूल की वजह से वो घर वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी इस तीसरे सियारे पर जाने की पहली वजह तो वो सिग्नल थे, जो मुसलसल ये बता रहे थे कि ये जगह इंसानों के रहने लायक है, और दूसरी बात ये कि मर्फ के वीडियो पैगाम के बाद वो ये जान चुके थे कि प्लान ए तो सिर्फ धोखा था, लेकिन फिर भी वो प्लान ए को कामयाब करना चाहते हैं। एंड्रास क्रू के अंदर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट भी मौजूद हैं, जिनका नाम है कैस और टार्स। ये लोग ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं ताकि फ्यूल को बचाया जा सके। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक धक्के के तौर पर इस्तेमाल करके हम फ्यूल और टाइम दोनों बचा सकते हैं। मगर मसला ये है कि इस रूट पर इन्हें गारगेंटुआ ब्लैक होल के बहुत करीब से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से गुजरते हुए कुछ घंटों के अंदर जमीन पर कई दाइयां गुजर चुकी होंगी, यानी कि मुमकिन है कि कूपर के बच्चे बूढ़े होकर मर चुके हों। लेकिन फिर भी कूपर को उम्मीद है कि प्लान ए मुमकिन है, जिसके लिए इन्हें ब्लैक होल के डाटा की जरूरत है ताकि मर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके और इंसानियत किसी और सियारे पर आबाद होकर बच सके। कूपर डॉक्टर ब्लैंड की बेटी को इस तीसरे सियारे पर जाने का कहता है ताकि यहाँ पर प्लान ए अगर किसी तरह से फेल हो गया तो इस सियारे पर इंसानी एम्ब्रियोस को डॉक्टर ब्लैंड की बेटी पहुँचा देगी। जबकि कूपर इस ब्लैक होल के पास पहुंचकर स्टार्स रोबोट को इस ब्लैक होल के अंदर भेजता है ताकि वो इसके अंदर जाकर इसका डाटा भेजे, लेकिन इसके अंदर जाकर इसके सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद कूपर खुद को एंडोरास से अलग करके एक जहाज के जरिए इस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। इसे लगा था कि वो मरने वाला है, लेकिन जब वो खुद को इस ब्लैक होल के अंदर पाता है तो खुद को एक टेज़र क्यूब के अंदर पाता है, यानी एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ की दुनिया 5 डायमेंशन है। यहाँ पर वो टाइम की कैद से आजाद है, वो टाइम में आगे या पीछे दोनों जगह देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारी दुनिया की तरह एक छुपी हुई डायमेंशन नहीं बल्कि एक फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है। यहाँ वो अपने घर में मौजूद ऐसी किताबों वाले कमरे को देखता है जिसके बारे में इसकी बेटी मर्फ कहती थी कि यहाँ कोई भूत है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कूपर टाइम में पीछे देखकर अब अपनी बेटी मर्फ को इन किताबों की लाइब्रेरी से ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि वो कूपर को यानी खुद को इस मिशन पर जाने से रोक दे, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। इसे याद आता है कि ग्रेविटी के जरिए वो किसी और डायमेंशन में कम्युनिकेट या बातचीत कर सकता है, किसी भी इशारे या सिग्नल की सूरत में। लिहाजा ग्रेविटी का इस्तेमाल करके जब आंधी और मट्टी का तूफान आता है तो वो मर्फ को बांदी कोड्स के अंदर मट्टी के जरिए सिग्नल भेजता है, जिसे डिकोड करके इनको मतलब निकलता है कि स्टे यानी रुक जाओ। वही अल्फाज जो कि मर्फ ने कूपर को इस मिशन पर जाने से रोकने के लिए कहे, और दूसरी बार कूपर इस लोकेशन को कोड की सूरत के अंदर भेजता है जो कि नासा के इस सीक्रेट लोकेशन के थे। ये वही साइंस या कोड हैं जो कि फिल्म के शुरुआत में कूपर को मिले थे और इन्हें समझकर वो नासा के इस बेस पर पहुंचा था। मर्फ के कमरे के अंदर किताबों को गिराने वाला और कोडिंग की सूरत में ये सिग्नल्स भेजने वाला कोई भूत नहीं बल्कि खुद कूपर ही था। यहाँ पर कूपर को टार्स रोबोट भी मिलता है जिसे इसने खुद इससे पहले इस ब्लैक होल के अंदर भेजा था, और इसने यहाँ आकर ब्लैक होल का वो सब डाटा इकट्ठा कर लिया जिसकी मर्फ को डॉक्टर ब्लैंड की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत थी। लेकिन मसला ये था कि इस डाटा को मर्फ तक भेजा कैसे जाए। कूपर इस सब डाटा को मोर्स कोड की सूरत के अंदर इस घड़ी के अंदर भेजता है जिसे इसने कभी अपनी बेटी को दिया था। मोर्स कोड एक ऐसा मेथड है जिसे इन ऑफ टून्स, लाइट या क्लिक का इस्तेमाल करके कोड की सूरत के अंदर भेजा जाता है, जिसे देखने वाला इसके पैटर्न को देखकर इसे डिकोड कर लेता है या समझ लेता है।
सो जब मर्फ इस कोड को देखती है तो समझ जाती है कि ये मोर्स कोड है जिसे इसके बाप कूपर ने भेजा है। और यूं डॉक्टर ब्रांड की इक्वेशन को मर्फ सॉल्व कर लेती है और इंसान एक बड़े स्पेस स्टेशन में बैठकर स्पेस में शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही कूपर ये डाटा अपनी बेटी को भेजता है तो ये डेजरेट क्यूब अपने आप गायब हो जाता है। ये डेजरेट ब्लैक होल के सेंटर में था, जिसका मतलब कि यहाँ पर गुजारा गया 1 मिनट भी जमीन के 50 सालों के बराबर होगा। यहाँ से बाहर निकल कर वो खुद को एक बड़े अस्पताल के अंदर पाता है जो कि एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद है, जिस पर बैठकर इंसान जमीन से निकल कर स्पेस में रहने के काबिल हुए। इसे कूपर स्टेशन का नाम दिया गया है। यहाँ पर रहने वाले इंसान अब ग्रेविटी को समझ कर इसे कंट्रोल करने के काबिल हो चुके हैं। यहाँ पर कूपर अपनी बेटी मर्फ को देखते हैं जो कि बूढ़ी होकर मरने के करीब है, क्योंकि कूपर के ब्लैक होल के अंदर मौजूद कुछ ही मिनट जमीन पर 50 साल गुजार देते हैं। मर्फ बताती है कि जमीन पर या स्पेस स्टेशन पर इसका कोई फैमिली मेंबर अब जिंदा नहीं बचा। कूपर ये सुनकर डॉक्टर ब्रांड की बेटी की तलाश के अंदर इस तीसरे सियारे पर निकलता है, जहाँ पर इसे इंसानी एम्ब्रियोस के साथ इसने भेजा था। जहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रांड की बेटी बिना किसी परेशानी के महफूज है। वो इंसानी एम्ब्रियोस को इस सियारे पर रख भी देती है, लेकिन क्या कूपर इससे मिल पाता है या नहीं, ये फिल्म बिना कुछ बताए यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद आता है फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे अहम कॉन्सेप्ट, जो ये बताते हैं कि वो अनजानी मखलूक जो कि सैटर्न सियारे के पास एक वर्महोल को बढ़ाती है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्तकबिल के इंसान थे। उन्होंने ही ग्रेविटी और डायमेंशंस के कानून को समझकर खुद को इतना एडवांस बना लिया था कि ब्लैक होल में मौजूद एक डेजरेट क्यूब को जानबूझकर बनाया, जो कि कूपर के इस किताबों वाले कमरे से जुड़ा था, ताकि वो इस डाटा को इंसानों तक पहुंचाकर मुस्तकबिल के इंसानों को बचा सके। यानी पूरा टाइम इंसानों को बचाने और रास्ता दिखाने वाले खुद मुस्तकबिल के ये इंसान थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल SK डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।